बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बिलखुसूस अगर IMF के वफ़द की मुलाकात की बात करें चेयरमैन PTI से, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने ज़मानत मांगी है इलेक्शंस वक्त पर होने की। अब इसके ऊपर IMF का जो जवाब है वो भी हमारे सामने। IMF ज़ाहिर है सियासी मामलात में तो मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन जो यकीन दहानियाँ मौशी पॉलिसियों के लिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने कराई हैं उसकी सियासी ऑनरशिप की तलाश में है वफ़द, और बहुत सारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उससे उनके वफ़द की मुलाकातें हो रही हैं। खान साहब ने जो दूसरा मुतालबा सामने रखा है वो अपने केसेस के हवाले से भी रखा है। इसमें कितनी सदाकत है और जो दावे आ रहे हैं सामने, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं कि वाकई उनको कोई इस वक्त NRO चाहिए, और ख़ान साहब जो हैं इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो डेलीगेशंस हैं वो भी उनसे वक्तन फ़वक्तन उनके लीडर्स जो बाकी रहनुमा उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। आप जानते हैं कि इसको काबिल समाअत करार देने का जो फ़ैसला था वो उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। आज दोबारा से सेशन कोर्ट ने उसको काबिल समाअत करार दे दिया है और खान साहब के वकील पेश नहीं हुए, और बार बार अदालत की तरफ से ये तकाजा किया जाता रहा कि ख्वाजा हारिस साहब जो कि सीनियर वकील हैं वो आएँ और वो अपने दलाइल दें। उनको सुने बगैर ये फ़ैसला कर लिया गया है और अब 12 जुलाई को इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। इस केस के हवाले से भी PTI ने इसको चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिलेगा ये देखने की बात है। और अगर तोशाखाना केस की बात करें तो जब से ये केस फाइल हुआ है उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और चेयरमैन PTI इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इसकी हवाले से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गईं, बारहा तकाजा करने के बावजूद, बारहा यकीन दहानियाँ कराने के बावजूद ना तो वो पेश हुए। इसी तरीके से कई बार अदालतों की तरफ से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, कई बार पुलिस को भेजा गया, ज़मान पाक भी पुलिस गई, और ये जो पेशी और ये क्योंकि फ़ौजदारी मुकदमा है तो इसमें अभी तक जो फ़र्द जुर्म का मामला है वो लटका ही रहा। और अब कितना टाइम रह गया है इस केस के हवाले से, जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो क्या सोचते हैं, कितनी जल्दी इसकी गिरफ्त में खान साहब आ जाएंगे। इसके अलावा जनाब जो सियासी हलचल है उसमें ज़ाहिर इंतखाबात का वक्त पर होना एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं होते इस अगर की गुंजाइश क्यों आ जाती है और ये सवाल क्यों उठता है, कुछ इसके हवाले से बात करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो आ गई, मंशूर नहीं आया, और अब कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते मंशूर आएगा। ये अनोखी बात लग रही है कि एक जमात बन गई, बड़े बड़े कदावर सियासतदान जो हैं वो उस जमात में शामिल हो गए, लेकिन उस जमात का जो मंशूर है वो अभी तक सामने नहीं आया। तो क्या जल्दबाजी में जमात बनी है? ये 9 मई के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल थी उसको देखते हुए ये जमात बनी है? कुछ उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी ने JIT के सामने 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तो खान साहब अकेले ही लगता है कि फंसेंगे, या जो चंद लोग उनके साथ रह गए हैं वो कहानी क्या बनेगी? जी मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर सियासतदान हैं और सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने मैं ज्वाइन किया। मेजर खुरम रिटायर्ड रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और IPP के सीनियर रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन है। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब। शुएब शाहीन साहब मारूफ कानूनदान और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले तो रोकड़ी साहब, IMF के वफ़द की मुलाकात के बाद ये इसको ऐसे ही नरेट करना चाहिए कि खान साहब NRO मांग रहे हैं, या आपको लगता है कि ये डिस्कशन में आया होगा कि आप ये प्रोग्राम तो लेके आ रहे हैं, अगर इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे तो उस सूरत में क्या होगा? NRO तो पता नहीं मांगे, शिकायतें भरपूर लगाई हैं, और उनको ये समझ नहीं आई कि IMF के जो मैनेजर्स हैं वो उनको इलेक्शन नहीं लेके दे सकते। यानी हमेशा गलत जगह से तवक्कुआत लगा के और गलत कलाम के हज़रत वैसे भी बहुत ज़्यादा आदी हैं। शिकायतें काफ़ी लगाई हैं बार, ये हो गया वो हो गया कि ये केसेस हैं वो केसेस हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे बंदे उस जूम की मीटिंग में मौजूद थे जो कि इस वक्त जिनके ऊपर FIRs हैं, और वो जो क्योंकि शाहीन साहब बता सकते हैं इनके अल्फाज में मफरूर हैं इस वक्त, तो जिनको पुलिस ढूंढती फिर रही है, और केसेस के अंदर मतलूब और मफरूर अफराद IMF में बैठे हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग जो शख्सियत थी वो शौकत तरीन साहब भी IMF के अंदर बैठे हुए थे, जो कुछ दिन पहले इसी पार्टी के 2 मिनिस्टर्स को
भरपूर कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसी वारदात और हरकत करो कि IMF का प्रोग्राम फेल हो जाए। रिपोर्टेडली उस कॉल का जिक्र हुआ है मीटिंग में। हाँ जी। अच्छा, फिर शौकत तरीन साहब भी बैठे हुए थे जिन्होंने $3 बिलियन कुछ दिन पहले और $1 बिलियन खास खुद अपने आप अपनी ज़ाती कंपनी को, जो एक ऑयल कंपनी है जिसमें वो रज़ा बाकर के साथ मिलके उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का जदीद फ्रॉड किया है, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं। तो अच्छे चेहरे मौजूद थे उस पूरी IMF में। वो IMF भी भरपूर इम्प्रेस हुआ होगा, और कोई हुआ हो, रज़ा बाकर ज़रूर इम्प्रेस हुआ होगा जो इनका पार्टनर था। तो उनका तो नाम हमने सुना है कि आ रहा है कोई निगरान वज़ीर आज़म के लिए, रज़ा बाकर का। तो रज़ा बाकर, शौकत तरीन और रज़ा बाकर की कार्रवाई है वो $3 बिलियन की। तो अगली चीज़ ये है कि शिकायतों के बाद अब मिलना क्या है हजरत को, वो तो उनसे लेकिन 90 रोज़ में इलेक्शंस होने थे, वो नहीं हुए। तो ये जो कंसर्न है, ये आपको दुरुस्त नहीं लगता कि आइन में लिखा हुआ था नहीं हो पाए, जो भी उसमें वैलिड रीजंस थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मैं खुद भी कन्विंस हूँ कि वो वैलिड थे, लेकिन इसके बावजूद जो आइन में लिखा है वो तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। आइन कहता है सबसे पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराओ। उस वक्त पता नहीं आइन कहाँ चला जाता है, और कोई जो बेसिक फंडामेंटल जमहूरियत का हक है, डेमोक्रेसी का, उसकी तरफ आने पे क्यों सारे खामोश हैं। इलेक्शन मांगे इलेक्शन मांगे, लेकिन उससे मांगे ना, आप जाएं दवाइयों की दुकान पे जाके आप टायर चेंज कराने के आप कह रहे हैं कि IMF से नहीं मांगने चाहिए कि राणा साहब क्यों शक है चेयरमैन PTI को भी, और वैसे बाकी भी जो लोग हैं वो, हम जब इवन जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें हैं या हमारी जो निजी महफिलें भी इस्लामाबाद में हैं, वहाँ पे पहला सवाल इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्यों है ये इतना खदशा कि नहीं होंगे? देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक है इसके होने के इश्काल जो हैं, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ज़ाती तौर पर ये अनाउंस किया जब लाहौर में वो हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी एग्रीमेंट के बारे में, जो कि ये स्टाफ एग्रीमेंट के बारे में। तो उन्होंने बड़ा मतलब खुल के ये बात की थी कि हम जो ही हमारी टेन्योर पूरा होगा असम्बली के, हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो इसके बाद इलेक्शन जो करवाना है और उसकी सारी जो ड्रिल है वो जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की। तो इसलिए ये बात तो क्लियर है, किसी तरफ से हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि असम्बली डिज़ोल्व नहीं होंगी, और बाद में इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस करेगा विदिन 90 डेज। अगर वो 3-4 दिन 5 दिन पहले हो जाते हैं ड्यू डेट से तो 90 डेज होंगे। अगर एग्जैक्टली असम्बली के टेन्योर पूरा होने वाले दिन होते हैं तो 60 डेज में होंगे। इसमें तो कोई, मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई डिस्प्यूटेड इशू है। अलबत्ता इसकी जो है प्रिंसिपली लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है और इंशाल्लाह वो असेंबली डिसॉल्व भी टाइम पे होगी। हुकूमत ने आपके ख्याल में IMF को यकीन दहानी कराई है इलेक्शंस वक्त पर होने की? ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है माशी हालात को देखते हुए। नहीं, बहुत दफ़ा इलेक्शन कमीशन के साथ इंटरेक्शन तो रोज़ ही होता है। अब वो एक आध दिन में मुस्लिम लीग की लीडरशिप को भी मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को तो हर दूसरे तीसरे दिन उनका कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो हैं सामने हैं और तश बाम है। ठीक है, आप कह रहे कोई वाली बातें, ठीक, आप कह रहे कोई अभाम नहीं है। शुएब शाहीन साहब, अब कुछ तो आपसे रोकड़ी साहब ने भी आपको मुखातब करते हुए एक पॉइंट उठाया था, लेकिन जो है मामला खान साहब का कि जहाँ से उनको मदद मिल सकती थी, यानी कि नैब के अमेंडमेंट्स के लिए भी जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको कहा गया कि आपको पार्लियामान में होना चाहिए था। तो हमेशा वो उस तरफ को नहीं रुजू करते जहां उनके मसलों का हल है, गलत जगह से ही उनको इलाज अपना चाहिए। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब लेजिस्लेशन जब कोई असम्बली करती है तो वो जहाँ मेजॉरिटी होती है, ज़ाहिर नेशनल असम्बली या सेनेट में उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है ना। जब कोई एक्ट पास हो जाता है तो उसकी वारीज़ को चैलेंज करने का ओनली फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट। तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, तो इसमें यह कहना कि एक अपोजिशन में बैठ के एक शख्स जा कर के वहाँ सिर्फ शोर तो मचा सकता है, वहाँ ये कह सकता है कि ये कानून गैर कानूनी है, ये मैं नहीं मानता, लेकिन उसके अलावा उसकी अगर वायरीज़ को चैलेंज करेंगे तो वो ओनली फोरम बिफोर द हाई कोर्ट है या बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है। ज़ाहिर है लास्ट अपॉर्चुनिटी तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इलेक्शन की बात आप कह रहे हैं कि जी आइन ये कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। भाई ये आइन ही कहता है ना कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे पंजाब और KPK में, क्यों नहीं कराए? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा गलत फैसला कर दिया जब ये कहा आपको कि जी आर्टिकल 224 के तहत आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन करा दें, तो आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े, उसको मिलाइन किया, उसको स्कैंडलाइज किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिसमें PDM की जमातें, पीपल्स पार्टी
جس میں JUIF کے لوگوں نے تو وہاں بلکہ دھرنا دے دیا ان کے دروازے کے اوپر. اور پھر جب 14 مئی کی ڈیٹ بھی فکس ہوگی اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہ ہم پیسے دیں گے نہ فنڈز دیں گے. اور یہ سارے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئین میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوں گے لیکن آگے نہیں لکھا. اگر نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا جو بھی کرے گا. تو ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سارے یہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں. مجھے بتا دیں دو آپشن ہیں. ایک تو یہ آج تک خود کہتے رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی کی مدت بڑھا سکتے ہیں اور اسمبلی کی مدت بڑھانے کے لیے جناب 6 مہینے بڑھا سکتے ہیں 1 سال بڑھا سکتے ہیں. اچھا نہیں بڑھاتے اپنے وقت پہ چلے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کو پاور بھی دے دی, پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا دی. مجھے بتائیں جب الیکشن کمیشن تو پہلے ہی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کل فرض کرو الیکشن کمیشن اور عبوری جو حکومت بیٹھی ہے وہ جو ضمنی انتخاب ہوا تھا اس میں PTI نہیں جیتی تھی لاہور. ملے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جیتنا کوئی خوشی سے انہوں نے تھوڑا جیتا ہے بھائی, لوگوں کے ووٹ سے جیتا ہے کہ جہاں 50,000 ووٹ کا فرق ہوگا وہ جیتے. میں اس سے آگے آتا ہوں وہ کیوں ملے ہوئے ملے ہوئے اس لیے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے خود آ کر کہا کہ ہمیں فنڈز دے دیں, نفری دے دیں, ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں. اب جب ریویو پٹیشن لے کر آئے ہیں وہ اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ویو لے کر آئے ہیں کہ اگر ہمیں فنڈز بھی مل جائیں پیسے بھی مل جائیں تب بھی ہم آپ کا الیکشن پنجاب اور PKP کا نہیں کرا سکتے. تو ان کی تو خیر بات ہی کیا ہم کریں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں, کل انٹرم سیٹ اپ آ کر یہ کہتا ہے کہ نہ ہم فنڈز دیتے ہیں نہ ہم سیکیورٹی دیتے ہیں, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جی ابھی تک PTI کرش نہیں ہوئی, ووٹر ان کا موجود ہے, ہم نہیں کراتے الیکشن. آپ کا انٹرم سیٹ اپ کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہم نہیں الیکشن کراتے. تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ ان کی جو اپنی باتیں تھی کہ 90 ڈیز میں نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج انسرٹینٹی کیوں ہے مجھے بتائیں. آپ کسی سے بھی بات کریں, پہلا کویسچن جیسے آپ نے کہا انٹرو میں بھی, پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا جی الیکشن ہوں گے. ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا ان کے تمام PDM کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, پہلے جب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی تھی اس سے بھی پہلے کہ جی آپ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں پورے پاکستان کا الیکشن لے لیں. اچھا جب وہ ہو گیا پھر کہتے تھے کہ نہ عدم اعتماد لائیں گے نہ تحریک اعتماد کا کہیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے دونوں کام کیے. جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی انہوں نے کہا ہم الیکشن اپنے وقت پہ کرائیں گے. باتیں کرتے تھے میں یہ بھی نہیں کروں گا میں وہ بھی نہیں کروں گا, میں سارا کچھ کیا. میں آپ کو غیر آئینی بات کر رہا ہوں. مجھے بتا دیں خان صاحب نے غیر آئینی مطالبہ کون سا کر دیا, غیر آئینی بات کون سی کر دی کہ نہیں جناب آپ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کی بجائے 1 مہینے میں کرا دیں. اچھا اس مطالبے کے حساب سے کہہ رہے ہیں ورنہ تو غیر آئینی باتوں کی ایک لمبی فہرست ہے, وہ تو سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے. اس وقت آپ کے پاس 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں ملک کی خاطر, کسی کی ذات کی خاطر نہیں. انسرٹینٹی کو ختم کریں, پراپر الیکشن ہو, ہر ایک کو فری فیئر اپرچونٹی ملے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور تاکہ اسٹرانگ گورنمنٹ آئے. اچھا یہ خان صاحب جو ہر بین الاقوامی طاقت کو ہر ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور مجھے بچا لیں, یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ہر وہ بیرونی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں آئیں مجھے بچا لیں. انہوں نے کسی کو نہیں کہا بھائی وہ کدھر گئے ہیں جو 50 روپے کا اسٹامپ دے کے 4 سال سے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کرے آ جائیں 4.5 سال بعد. بھائی آج تو ان کے بھائی کی حکومت ہے, ان کے نامینیز انٹرم سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوستی ہے. ایک شخص 180 مقدمات کے باوجود, قاتلانہ حملے ہونے کے باوجود اس ملک میں بیٹھا اپنے مقدمات کو فیس کر رہا ہے. آپ اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہو. اس سے بڑا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں کون ہو سکتا ہے مجھے بتائیں جس کے خلاف 180 مقدمات. رانا صاحب ہمیشہ PTI جو ہے ظاہر ہے شعیب صاحب ان کے وکیل بھی رہے ہیں اور ہم تو اب ان کو بلاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کا موقف بھی ہمارے سامنے رکھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے چلے گئے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. آپ لوگوں کو خان صاحب کی فکر ہوتی ہے؟ شعیب صاحب کی تو آج میں خبر پڑھ رہا تھا, ماشاءاللہ مبارک بھی دینا چاہتا ہوں ان کو. یہ فارملی نوٹیفائی ہو گئے ہیں اسپوکس مین آف دی PTI. تو ان کی بات ہر بات جو ہے ہمارے لیے قابل اعتماد بھی ہے, ٹھوس بھی ہے. جو بات کرتے ہیں نیچرلی اس کی سبسٹینٹیو گراؤنڈ ہوگی. لیکن میری سبمیشن یہ ہے کہ اگر آپ 63 ایج ایسا فیصلہ کریں جیسے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا, اور وہی 3 ججز صاحبان جو ہیں ہر کیس میں بیٹھیں, آپ کو وہ عمر جو ہے وہ ریما عمر جو ہے اس کا سارا انالیسز آپ نے سن لیا تھا. 18 کیسز ایسے ہیں جو مین کیسز ہیں جو پولیٹیکل سین پہ سب سے زیادہ جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں, اس میں 3 ججز ہی شامل ہوئے ہیں. اور جب آنریبل سینئر ججز کہتے ہیں کہ اب فل کورٹ ریفرنس بنا دیں تو کیوں نہیں بنایا اتنے بڑے ایشو کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے 3 ججز نے اپنی پوزیشن کو
जो है खुद जेपरडाइज किया है, इसलिए हम उनको ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना डिफेंड कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये शहीन साहब बड़े आलिम आदमी हैं, वो जो कर रहे हैं, लेकिन सामने नजर आ रहा है आपको कि अच्छा फिर आगे देखें, वो कहा जी कि आप अभी लॉ जो है अभी सेंट नहीं मिला प्रेसिडेंट का, उन्होंने कहा जी कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए और 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं बैठ के फैसला करें कि केसेस को कैसे फिक्स करना है, कहाँ कहाँ करना है, ताकि जो एक कलेक्टिव विजडम के नतीजे में सही फैसले हो सकें। ये ना हो कि हर केस 3 जजेस के सामने ही फिक्स किया जाए। जब ये केस फिक्स होता है लोगों को पता चल जाता है फैसला किस तरफ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि अपनी पोजीशन को इम्पार्शियल और न्यूट्रल रखा जाता। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो तोशा खाना का केस भी वापस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ हुआ है, पीटीआई को वहां से जी बिल्कुल करें, वो अपना वो देखें, अल्लाह करे वो कोई न्यूट्रल बेंच जो है जिसके बारे में कोई रिजर्वेशन किसी की ना हो, वो एक कॉन्स्टिट्यूट कर दें, इंसाफ हो जाएगा। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं। बात सारी जो है वो क्या है कि हम एक लिहाज से पार्शियल जो है अपना कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। राणा साहब मैं वापस आती जी मैं वापस आती हूँ इसी नुक्ते पे कि अदालत के ऊपर ज़ाहिर है किसको ट्रस्ट है किसको ट्रस्ट नहीं है। आज की जो अहम कार्रवाई है कुछ उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बात हम कर रहे हैं जो सियासी सूरत हाल है उसमें खान साहब के हवाले से तोशा खाना का केस बहुत अहम है। वैसे तो उनको एक और 9 मई से मुतल्लिका मुकदमे में भी नामजद कर दिया गया। रुखरी साहब किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पूरी अगर तोशा खाना की एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी जाए तो मुसलसल ही इस्तिस्ना मांगते रहे हैं, मुसलसल ही इस केस से भागते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोअर कोर्ट से तो हो जाएगा फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया है। तोशा खाना काबिल समाअत है, यानी काबिल समाअत है तो अब पेश तो होना पड़ेगा। तो ऑनरेबल तरीका ये है कि इनको अपने आप को पेश करना चाहिए, दाएं बाएं नहीं भागना चाहिए। कहीं से रिलीफ ये जो होता है इधर का मिल जाए, मुझे बेल दे दो तो ये हो जाए तो वो हो जाए, इन सारी चीज़ों को छोड़ के वो क्या कहते होते हैं, मुझे तारीख़ दे दो। तारीख़ों पे तारीख़ें नहीं लेनी चाहिए इनको, और इनको चाहिए ये कि ये पेश हों और उसको फेस करें, और इसको फेस करने में इनको इशू नहीं होना चाहिए और जाके बैठें क्वेश्चन आंसर करें। पिछले दिनों एक GIT में भी फेस किया है इन्होंने। तो मेरे ख्याल में नाउ इज़ द टाइम कि अब इनका ये चैप्टर या ये फेज़ शुरू होने वाला है जिनमें हज़रत जाएंगे, इंक्वायरीज़ में बैठेंगे और सवाल जवाब होंगे। दिस इज़ द ऑनरेबल वे, ही शुड नॉट रन अवे फ्रॉम दिस। और ये जो डिसेप्शन है ना, लगातार डिसेप्शन, ही शुड फिनिश इट। इट्स नॉट ऑनरेबल वे कि हर वक्त डिसेप्शन। शुएब साहब, रूल ऑफ लॉ तो यही है कि जो कवानीन बाकी लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं इसी तरीके से खान साहब भी अपने लिए ट्रीटमेंट मांगे या नहीं? बिल्कुल वो इसी तरह ही मांग रहे हैं। उन्होंने, आपको पता है केस के फैक्ट्स क्या हैं इस केस के, उन्होंने इसको चैलेंज किया बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 10 क्वेश्चंस फार्मूलेट किए। वो 10 क्वेश्चंस फार्मूलेट करके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिसाइड करने थे। वो डिसाइड करने की बजाय उन्होंने दोबारा उन्हीं के पास भेज दिया जिनके ख़िलाफ़ बायस का और पर्सनल होने की एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ दैट केस पेंडिंग है बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस साहब के पिछले हफ्ते वो केस भी 5 तारीख को लगा हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 4 तारीख को वो फैसला किया और रिमांड कर दिया कि आप उस केस को दोबारा सुन लें। उसमें 2 बातें हैं, एक तो ये है कि उसमें 7 डेज़ का टाइम दिया जो कि ख़त्म हो रहा है 12 तारीख को। आज के दिन बग़ैर सुने वकील साहब को, जो ख्वाजा हारिस साहब बड़े सीनियर कौंसल हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट मांगी है 2 वजूहात पे। नंबर 1, ही इज़ नॉट अवेलेबल इन इस्लामाबाद, वो लाहौर से उन्होंने आना है, तो आप इसको नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे की कोई डेट रख दें। उन्होंने उसको बग़ैर सुने वो इनकी उस क्वेश्चंस को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, वो जो 10 क्वेश्चंस फार्मूलेट करके भेजे थे, उसको ब्रश साइड कर दिया। दैट इज़ द कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट। ये सब तो अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको अब बात बता देता हूँ, मुझे ये बताएं, ये तो कब का खत्म, अगर वो कहते मैंने कुछ गलत नहीं किया तो कब का खत्म हो चुका होता? ख़त्म हो चुका होता, कौन डिसाइड करेगा? कोई अदालत डिसाइड करेगी ना।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج صاحب کے پاس میں بتا رہا ہوں، پہلی بات تو جو آپ کارکنوں والی بات کی مجھے بتائیں، وارنٹ آف اریسٹ کی تعمیل صرف اس لیے ہے کہ جی آپ فلاں تاریخ کو حاضر ہو جائیں، اور جو کہ انہوں نے وہ حاضر بھی ہوئے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوئے ہیں 4 دفعہ گوجرانوالہ کی عدالت نے۔ انہوں نے سن لینا، انہوں نے صرف یہ لکھ کے دے دیا کہ جی میں پیش ہو جاؤں گا، پیش ہوئے، تو انہوں نے بھی لکھ کے دے دیا میں پیش ہو جاؤں گا، وہ پیش ہو گئے۔ اب بات یہ تھی کہ یہ سارا ڈرامہ کرنے کی مجھے بتائیں ضرورت کیا ہے؟ صرف پیشی کے لیے وہ سمن ہے یا وارنٹ ہے، حاضری کے لیے ہے کہ آپ نے گئے نا، آپ کس کے پاس جائیں؟ آپ کے پاس تو نہیں پیش ہونا۔ کتنی دیر کے بعد آپ نے عدالت میں جانا ہے نا، جو تاریخ انہوں نے دی اس تاریخ کو پیش ہونا ہے۔ گاڑی میں حاضری لگا کے واپس چلے گئے، کتنی دفعہ گئے؟ تو جس دن عدالت کی تاریخ ہوگی اس دن عدالت میں جائیں گے نا۔ جس دن تاریخ تھی، جس دن آپ کو یاد ہے جوڈیشل کمیشن، وہ اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے ڈیٹ وہاں رکھی تھی، جسٹ وہ اس وقت ظفر اقبال صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جج، ان کے پاس پیش ہوئے، اور وہاں جو ہنگامہ اور ڈرامہ کیا آپ کی اسلام آباد پولیس نے، اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے، میری نہیں آپ کی اسلام آباد پولیس کہتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے اب آپ کہہ رہی ہو کہ وہ پیش نہیں ہوتے، تو کہاں پیش ہوں؟ عدالت میں پیش ہونا ہے۔ عدالت میں وہ ایک دفعہ نہیں 180 مقدمات میں وہ پیش ہو رہے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نہ پیش ہوں؟ رولا فلا کیوں نہ ہو بھائی؟ یہ سارے آپ لوگ تماشا کرتے ہیں، پولیس تماشا کرتی ہے، حکومت تماشا کرتی ہے، ظاہر اتنے مقدمات آپ نے درج کروائے ہیں، کہاں پیش ہوں؟ اب وہ یہی کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں میں یہاں پہ ہوں، بزی ہوں، میری ادھر ہیرنگ ہے، میری ادھر ہیرنگ ہے، ظاہر ہے فزیکلی ناٹ پاسبل کہ وہ لاہور میں بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہی ہوں اور اسلام آباد میں بھی ہوں۔ جج صاحب کو 7 دن کا ٹائم دیا ہے ہائی کورٹ نے، مے بی ہی واز انڈر پریشر ٹو ڈیسائیڈ اٹ، اور چونکہ جو پٹیشنر کے لائر نہیں آئے تھے تو ہو سکتا ہے اس نے یہ چوز کیا ہو۔ اب ان کے پاس ایونیو کھلا، دے کین چیلنج ہز آرڈر اگین دا ہائی کورٹ، اور سپریم کورٹ از آلریڈی لوکنگ انٹو اٹ، تو فیصلہ ہو جائے گا، اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب تو یہ ہائر کورٹس میں جا چکے ہیں، جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے میں آپ کو عرض کر دوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف دس ٹوٹل فنامنا آف لا اینڈ ایویڈینس اینڈ انویسٹیگیشن، شعیب صاحب بڑے اسکالرلی آدمی سمجھتے ہیں، وہ جتنے کیسز یہ بنے ہیں جو مین کیسز ہیں، باقی چھوٹے کیسز کو چھوڑیں، ان کی فورینزک ایویڈنس کو انالیسس کیا ہوگا شعیب صاحب نے، اس کی انہوں نے جو ہے سونوگرافک ایویڈنس بھی دیکھی ہوگی، سرکمسٹانشل ایویڈنس کو بھی ایگزامن کیا ہوگا، پھر کرمنل کانسپریسی کی ایویڈنس کو بھی دیکھا ہوگا، ابیٹمنٹ کو بھی دیکھا ہوگا، گرافک ایویڈنس جو ہیں پیسز آف گرافک ایویڈنس ہے وہ بھی دیکھا ہوگا، الیکٹرانک ایویڈنس کو بھی انالائز کیا ہوگا، تو انٹرسیپشن جو ہوئی ہیں اس پہ ہی غور کیا ہوگا، جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہیں وہ سارے کے سارا یہ اتنے اسٹرانگ پیسز آف ایویڈنس ہیں وچ پٹ ٹوگیدر میک این امپریگنیبل کیس اگینسٹ دی۔ لیکن وہ پیش ہوں گے تو آگے بڑھے گا نا معاملہ۔ نہیں چلو وہ تو ایک الگ بات ہے جی، وہ تو لا میں ایک اپنا دیا ہوا ہے نا پروسیجر، نہیں پیش ہوں گے تو اس حساب سے چلنا پڑے گا، لیکن ان چیزوں کو سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ صرف جو ہے آپ اسٹارٹ پلینگ ٹو دا گیلری ان ایوری کیس، تو وہ تو کیس اس سے ختم نہیں ہوتا ہے، یو ہیو ٹو کنٹیسٹ اٹ پروفیشنلی۔ روکڑی صاحب اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہتے رہے ہیں، مطلب انہوں نے کہا جی میں نے سڑک بنوائی، پھر انہوں نے کہا کہ وہ جب کورٹ میں جواب آیا اس میں سڑک کا ذکر نہیں ہے، جے آئی ٹی کے سامنے بھی ذکر نہیں ہے، تو مطلب یہ اس طرح کی کانٹرڈکشنز ہیں، تو لیکن پیش ہوں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا یا آپ کے خیال میں؟ ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن، اور پتہ نہیں یہ 176 کی لسٹ ہمیں کب ملے گی، آپ کو ملے تو مجھے لازمی شیئر کیجیے گا، یہ جو 176 کیسز ہیں۔ نہیں 180 کتنے؟ 176 کیسز جیسے کہ اس وقت تک ابھی رپورٹ آنی ہے، پرسوں منڈے کو شاید ڈیٹ لگی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ آنی ہے کہ کتنے مقدمات ہیں ٹوٹل، جو ہمیں بھی نہیں پتا۔ محمد خان ہر 2 دن بعد 4 کیسز کی لسٹ ایڈ ہو جاتی ہے۔ وارداتیں ہوں گی تو کیسز تو ہوں گے، اب میں ہر دفعہ وارداتیں کرنے والے بھی خود ہیں، قراردادیں کرانے والے بھی خود ہیں، اور مدعی بھی خود ہیں، پراسیکیوٹر بھی خود ہیں، جج بھی یہاں خود بند بیٹھتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جج ہیں آپ، جج ہیں آپ کے۔ گزارش ہے کہ ہمیں، کیونکہ ہم نے آپ سے مخاطب ہونا ہوتا ہے تو آپ سے مخاطب رہیں تو ٹھیک ہے۔ میں ہر دفعہ ہوں آپ کا یہ کب توڑتا جاؤں، آپ مجھے کہیں گی 30واں توڑ دیا، تو 30واں ہی توڑا ہے نا، 30 کب توڑے نا، عادت سے مجبور ہیں، حضرت نے واردات کرنا ہے، حضرت نے قانون نہیں ماننا، حضرت نے پیٹرول بم پھینکنے ہیں، تو حضرت کے اوپر کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت وہ معصوم ہیں جن پہ کیس نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی، کیونکہ وہ رول آف لا ہے، کیونکہ ان کو وہ ہی از دا گاڈ فادر ہے نا، ڈائٹی ہے،
अच्छा जी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं 9 मई से, ज़ाहिर है वो ताल्लुक़ का इजहार करके क्या करेंगे, लेकिन लाताल्लुकी का क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ उस पर बात करेंगे। और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर क्या है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। शुएब शाहीन साहब, एक तो ज़ाहिर आप कह रहे थे अभी कि हर रोज़ 2-3 मुकदमात में, अब हम ये देख रहे हैं कि 9 मई से मुतल्लिक़ा जो मुकदमात हैं, एक तो खान साहब को उनमें नामज़द किया जा रहा है, फिर ये शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, जो ज़ाहिर है उस वक्त जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी खान साहब की, उसके बाद ये हाईएस्ट रैंक जो ऑफिशियल थे PTI के वो दोनों साहिबान हैं, तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। जो अभी तक गुफ्तगू भी होती है वो तकरीबन कुछ इस तरह की है कि मतलब इन दोनों की नहीं मैं बात करी, जनरली जितने भी लोगों ने गुफ्तगू की वो हर बात का रिस्पॉन्सिबल खान साहब को ठहराते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, कौन ठहराता है? जब वो ये कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, कौन ये बात करता है? लीडरशिप की बात है। देखिए, पहली बात यह है कि किसी ने भी खान साहब को जिम्मेदार करार नहीं दिया। खान साहब को जिस रियासती की टॉक नहीं आपने सुनी थी, पूरा मीडिया में इंटरव्यू दिया, मैंने सुना ना उनका काशिफ बासी के साथ जो प्रोग्राम था। जी। एक बात बताऊं कि जिस वक्त रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अटैक करके, इस्लामाबाद के शीशे तोड़ के, इस्लामाबाद के अमले को तशद्दुद का निशाना बना के, इस्लामाबाद में वकीलों को तशद्दुद का निशाना बना के खान साहब को रेंजर्स के ज़रिए जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। एक रियासती सुतून के ऊपर हमला था। फिर जो रात को जो कुछ हुआ, मुझे ये बताएं कि DG ISPR साहब की वो जो स्टेटमेंट थी, जो उनसे सवाल हुआ कि किधर थी वो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जब 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक ड्रामा होता रहा कोर कमांडर हाउस की आप बात करते हैं, और उसमें ये भी कहते हैं कि जनाब फ़लाँ जगह से चले, फिर फ़लाँ जगह पहुँचे, ये टाइमिंग्स हैं, रात 10 बजे तक वहाँ रहा। किसी एक बंदे ने रास्ते में उनको नहीं रोका? PTI में कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जो खड़ा होता और कहता ये नहीं करो। यास्मीन राशिद की आप वीडियो उठा लें, वो कह रही हैं आप अंदर ना जाओ। किसने कहा है? वो कहा है कि ना जाए, अंदर ना जाएं। देखें, प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। मैं कह रही हूं, आग लगनी शुरू होगी, क्यों नहीं कहा कि हम मजम्मत मुझे करते आप हैं बता हमारे दें। लोग ने? देखें, पहली बात तो ये है कि हर किसी ने मजम्मत की। आज जस्टिस उमर बंदियाल साहब की कल डिटेल 22-23 सफ़े की जजमेंट आई है, उसका पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ लें। एक शख्स है ही जेल में, एक शख्स है भी अंडर कस्टडी, नैब की कस्टडी समझें, रेंजर्स की कस्टडी में समझें। मुझे ये बताएं कि उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है और वो लिखा क्या है। और उन्होंने उसके अंदर उसमें पहली स्टेटमेंट उसने दी कि मैंने अपने फॉलोअर्स को कभी नहीं कहा कि आप कोई तोड़फोड़ करें। एक शख्स कह रहा है मुझे पता कोई नहीं, मैं पेश हो रहा हूं, मैं जो बंदा अगर मैं मौजूद था वहां, एक लम्हे के लिए कहीं पे कोई कत्ल हो गया, कहीं पे कोई सुन लेना कोई आग लगी, आप वहां मौजूद नहीं, बाद में आपको पता चला कि वहां आग लगा, आप मजम्मत नहीं करेंगे? सुन लेना, वहाँ वो गए, मैं खुद वहाँ मौजूद था, उन्होंने मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं, मैंने कभी अपने फॉलोअर्स को ये नहीं कहा। आई वाज देयर काउंसिल, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। आप उसको राणा साहब वो वहाँ पे नहीं थे, और अब आपकी पूरी हुकूमत और मशीनरी जो है वो ये साबित करने पर तुली हुई है कि ही वाज द मास्टरमाइंड, और जितनी भी हेट और वो सब कुछ था, उकसाना, वो सब उनके ज़िम्मे आप डाल रहे हैं। कैसे डालेंगे? सुप्रीम कोर्ट की इस जो तहरीरी फैसला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से गवाह बन गई है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखो जी, मेहरबानियाँ होती रहती हैं। 25 मई को भी ऐसा ही हुआ था, और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट किया था खान साहब ने, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि हो सकता है हमारा मैसेज और हुक्म उन तक ना पहुंचा हो, ये हो सकता है, और वो फिर गलती से आ गए हों। हालांकि उनके वकला वहाँ मौजूद थे, बाबर रवान और दूसरे साहबान, तो ये पैगाम नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कि आप यहाँ जाएंगे और वहाँ डी चौक में आप नहीं पहुंचेंगे, राब्ता नहीं हुआ या दूसरे या ब्लू एरिया। हाँ, राब्ता नहीं हुआ जी, तो आप बात मानने वाली तो है ये। तो इसलिए जब मोहब्बत हो तो उल्फत हो तो उसमें ऐसे हो जाता है। मोहब्बत में तेरे सर की कसम, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये बात जो है उन्होंने कह दी, जो खान साहब ने, बात तो है सब्सटेंटिव एविडेंस जो ऑन ग्राउंड है, वहाँ तो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की गई ना, जो ऑन ग्राउंड है, जो मैंने सारी एविडेंस के पीसेस आपको बताए हैं। अब वो कोर्ट में आएंगे, उसको ये चैलेंज करेंगे। आप लोग वो साबित करेंगे। रोकड़ी साहब नहीं थे वो, लेकिन उनके ऊपर सब कुछ डाला जा रहा है।
नो ढाला नहीं जा रहा। हजरत इस चीज़ के मास्टर माइंड है। अब जो मास्टर माइंड या जिस बंदे ने ये सारा काम कराया वो कैसे होगा? इन्वेस्टिगेशन होगी, GIT बैठेगी, उसके ऊपर एविडेंसेस आएंगे, उसके बाद सारी चीज़ सामने आ जाएगी। यानी ऐसे मैं कह रहा हूँ कि इस बंदे ने ये काम किया तो वो केस में आएगा ना, अभी चीज़ें तो आगे चलनी है। और शोएब भाई जो बात कर रहे हैं ना कि वो मजम्मत करते हैं, मजम्मत नहीं, इनके गरीब जिन्होंने मजम्मत की ना जाके उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया, रूठ गए, बल्कि उन्होंने कहा कि जिसने मजम्मत की, क्योंकि शोएब भाई को थोड़ा नया आए ना पार्टी में, थोड़ा जब अरसा गुजरेगा तो इनको ज़्यादा समझ आएगी जैसे हमने टाइम गुजारा। उसने कहा कि जिसने मजम्मत की उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको शो कॉल दो और इस पार्टी से निकालो। इस हद तक उसका दिमाग इस मामले में पैक्ड है। वो 9 मई की मजम्मत को जुर्म समझता है। आज तक उसको देख लें कभी वो कह दे अच्छा, यानी हम अभी तक नहीं मान रहे। वक्त क्योंकि कम है, आई वांटेड टू आस्क यू पर्टिकुलरली कि ये मंशूर बाद में पार्टी लोग पहले मंशूर बनाते हैं, एक प्रोग्राम सेट होता है, फिर हम ख्याल लोग मिलते हैं, फिर एक जमात बनती है। मैं एक तालिब इल्म सियासत की, तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस होता है। ये क्या हुआ कि जमात बन गई, ओहदे बट गए और स्पोक्स पर्सन जो है वो बन गए, फिर उसके बाद मंशूर आ रहा है। वो एक तो जल्दबाजी में हुआ ये। शेर की एक आमद हो रही हो, हंगामा है क्यों बरपा। अच्छा अगला मैं नहीं बोलता, आगे नहीं जाता। मंशूर इंशाल्लाह पार्टी बनाई है। अच्छा हंगामा अगले नेक्स्ट पार्टी बनाना जो है ना वो देखिए नेक्स्ट 3-4 डेज में मंशूर आ जाएगा, लेकिन हंगामा है क्यों बरका मंशूर ही याद है सारों को। वी आर गिविंग इट मंशूर, और इंशाल्लाह हम एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके के साथ, भरपूर तरीके के साथ अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हो सकता है शाहीन भाई को हम दरख्वास्त करें, भाई स्पोक्स पर्सन इधर भी आप आ सकते हैं, क्योंकि उधर तो रह कुछ नहीं जाना। हजरत ने तब्दीली वालों से जो है ना हजरत ने ये सारी जमात उन्हीं लोगों से आपने भरी हजरत ने, आप तो पहले छोड़ गए थे, लेकिन सब उन्हीं लोगों से हजरत ने किसी को इस काबिल नहीं छोड़ना कि उनके साथ रह जाए। नशेब शाहीन साहब आपके लिए हजरत के साथ शायद यही रह जाए, हजरत ने किसी को नहीं छोड़ना। हर एक तो वकील है, वकील डाटे होते हैं, हर एक हजरत ने दरवाजे बंद करने। हजरत ने तन्हाई पसंद आदमी है। हजरत नहीं चाहते कि वो कोई और कोई पनप सके। मैं तो IPP का कोई फ्यूचर नहीं देखता हूँ। वजह यह है कि ना तो इनकी लीडरशिप में क्रेडिबिलिटी है, ना इनके पास कोई बयानिया है। इस तरह की किंग्स पार्टियां आर्जी तौर पर बनती हैं, बिगड़ती हैं, ख़त्म होती हैं, और वक्त उनको तहलील कर दिया जाता है। नहीं कहा था ये जो आपकी जिनको नॉट क्रेडिबल कह रहा है क्या बात। खान साहब को भी बनाने में खलील खान और जहांगीर तरीन मेरे ख्याल में शोएब भाई 2018 में कहीं बाहर गए हुए थे, किसी बाहर के मुल्क में थे। तो मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि लोगों के दिल में मोहब्बत है खान साहब की, वो पब्लिक की आवाज़ है, फेडरेशन की वाहिद अलामत है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, मेरी तो ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।